नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ये पेपर आपका 60 अंक का होता है। इसमें से आपको 24 अंक लाने अनिवार्य होते हैं पर्यावरण अध्ययन में। अगर आप इससे कम लाते हो तो आपकी बैक लग जाएगी। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करना। उस पर आपके मैं रीड के नोट्स डालूंगा और क्लासें भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लूँगा। ठीक है, क्लास बिल्कुल सीक्वेंस के आधार पर रहेंगी, क्लासें क्रम वाइज रहेंगी टॉपिक के अनुसार। पहला क्वेश्चन आपका आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की थीम रही है, यानी विषय वस्तु रही है। तो याद रखना कौन सी थी, भोजन थी। कौन सी थी, एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सी थीम थी, भोजन थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस स्थान को प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया है वो कौन सा है। तो ये अपने 3 स्थान चयनित किए गए थे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी, और चौथा है मन्नार की खाड़ी। तो आंसर होगा अपना उपरोक्त सभी। ये 4 जगहों को भारत के अंदर प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए चयनित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है जिसमें प्रत्याशी लिखने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से देखता है। ये उपरोक्त कथन किसका है साथियों, ये कथन है हमारा बेस्ट का। किसका है, बेस्ट का ये कथन है, याद रखेंगे आप लोग। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है साथियों, तो याद रखना मूल्यांकन हमेशा सकारात्मक प्रक्रिया है। कैसी है, मूल्यांकन सकारात्मक प्रक्रिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, BS ब्लूम साहब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, मूल्यांकन की प्रक्रिया के BS ब्लूम के अनुसार 6 कारक यानी 6 क्षेत्र हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण और पाँचवा है संश्लेषण और छठवां है मूल्यांकन। तो 6 कारक हैं BS ब्लूम के अनुसार, और ये रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरित व्यवहार की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है ध्यान केंद्रित रहता है, और दूसरी विशेषता है कार्य करने की क्षमता अधिक महसूस होती है अभिप्रेरित व्यवहार की वजह से। अगला क्वेश्चन है, संरक्षित क्षेत्र क्या है। संरक्षित क्षेत्र क्या है, इसका उद्देश्य बताइए। तो ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार ने वन्यजीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ा है। इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना और उससे संबंधित पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और जीव प्रजातियों को बचाए रखना, वो कहलाते हैं संरक्षित क्षेत्र। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 थीमों के नाम बताइए। तो ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसकी 6 थीमें याद रखनी है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की। पहली है परिवार, मित्र, आसपास का वातावरण। दूसरी थीम है भोजन, तीसरी थीम है आवास, चौथी है जल, पाँचवीं है यात्रा और छठवीं है कुछ करना और बनाना। तो ये 6 थीम आपको याद रखनी है पर्यावरण पाठ्यक्रम की। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संवर्धन हेतु मानव द्वारा कार्य करने योग्य कार्य कौन से हैं। ठीक है, करणीय कार्य सुझाइए, मतलब करने योग्य काम कौन से हैं पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए, जनसंख्या पर शीघ्र अतिशीघ्र सख्ती के साथ काबू पाया जाए, वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि पर कड़ा नियंत्रण किया जाए, जनता को इस संबंध में जागरूक भी किया जाए। तो हम पर्यावरण को संवर्धन कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ये आपका यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखें आप लोग, इसको पढ़ के जरूर जाए। क्वेश्चन नंबर अपना 10वां है, कृषि से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ज्यों ज्यों मानव की आबादी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों अधिक भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। साथ ही उपलब्ध खेतों से अधिक उपज पाने के लिए जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जंगलों को काटकर उनकी जगह फसलें उगाई जा रही हैं, जिसके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। आज दुनिया के कई भागों में ये रासायनिक उर्वरक आवश्यक हो गए हैं, परंतु ये हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। हो गया क्वेश्चन याद। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अथवा में रेलवे सुरक्षा के सामान्य नियम लिखिए।
ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे। देखो जो प्रश्न मैं आपको अथवा में बता रहा हूँ उनको भी आप लोग जरूर पढ़ें। जे.एस. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषता बताइए। जे.एस. ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषता। पहली विशेषता है अधिगम की पूर्व अनुकूलता। इसके अनुसार बालक का संबंध उस झुकाव से है जिससे वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है ज्ञान की संरचना। यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित स्वरूप प्रदान करता है जिससे अधिगम सरल हो जाता है। तीसरी विशेषता है तारतम्यता। शिक्षण सामग्री को वांछित क्रम प्रदान करना होता है। और चौथी विशेषता है पुनर्बलन। शिक्षा सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति तथा स्थिति की व्याख्या करता है। ब्रूनर ने संज्ञान के विकास के संबंध में जीन पियाजे के विकास सिद्धांत को भी स्वीकार किया है। ब्रूनर का यह विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पर आधारित है। अगला अथवा में क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का बाल विकास संबंधी मॉडल को संक्षेप में समझाइए। तो ये प्रश्न है अपना यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। जीन पियाजे का बाल विकास संबंधी मॉडल पढ़ के जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य 4 बातें। तो देखिए कौन कौन सी बात याद रखनी है। पर्यावरण की पाठ्यचर्या पर ध्यान रखें। पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को ध्यान रखें। बच्चे कैसे सीखते हैं इस बात का भी ध्यान रखें। बच्चों की क्या क्या अवधारणा होती है उनका भी ध्यान रखें। उपलब्ध संसाधनों का समावेश भी किया जाना चाहिए और अधिगम मूल्यांकन के तरीके भी उपयोग करने चाहिए एक शिक्षण पाठ्य योजना बनाते समय। अगला क्वेश्चन है पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है बताइए। ये आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा कि भाई पाठ्य योजना की क्यों आवश्यकता हुई। अगला क्वेश्चन है 13वां। अधिगम योजना के उद्देश्य बताइए। अधिगम योजना के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य है अधिगम योजना निर्माण के बारे में समझ बनाना, कक्षा के भीतर तथा कक्षा के बाहर सीखने के अवसर बनाना, अधिगम के विभिन्न तरीकों की जानकारी देना, कक्षा में गतिविधि संचालन करने हेतु दक्षता प्राप्त करना, बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाना, गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाना। ये क्या है अधिगम योजना के उद्देश्य। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना भैया, देखो पुस्तकों का विश्लेषण किस आधार पर किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां। सीखने के सूचक तथा अथवा संकेतक से क्या तात्पर्य है। लाभ भी इसके आपको लिखने हैं। तो देखेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी द्वारा क्रियाओं के अनुपालन एवं व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी आकलन सतत रूप में किया जाता है। यह कई कारकों पर निर्भर कर सकता है। इन कारकों से संबंधित अलग अलग व सतत आकलन के लिए कई प्राचाल यानी कुछ पैरामीटर भी हो सकते हैं। इसके लाभ है हमारे बच्चे के क्रिया कौशल के विकास में सुझाव हेतु उपयोग करना, उन कार्यों के पहचान के लिए जिन्हें बच्चों के क्रिया कौशलों के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है पर्यवेक्षण अधिगम व प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। और चौथा है अभिभावकों, बच्चों और अन्य के लिए बच्चों की प्रगति को आसान तरीके से समझने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह काम भी करते हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है आकलन व मूल्यांकन में क्या संबंध है। ये प्रश्न आप लोगों ने कई सारे पेपरों में पढ़ा है। यूनिट नंबर 5 में आपको मिलेगा ये आकलन व मूल्यांकन में क्या संबंध है। और अगर आपसे अंतर भी पूछा जाए ना तब भी आपको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है स्वयं आकलन तथा सहकर्मी आकलन में क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्वयं आकलन क्या है और सहकर्मी आकलन। हालांकि पिछले पेपर में भी आप लोग पढ़ के आए होंगे स्वयं आकलन के बारे में तो गणित में। तो देखिए स्वयं आकलन वह होता है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अपना निरीक्षण करता है। जब कक्षा से पहले पढ़ाए गए विषय के अनुप्रयोग पर शिक्षक द्वारा कुछ गृह कार्य दिया जाता है तब विद्यार्थी को स्वयं आकलन का अवसर मिलता है। इससे विद्यार्थियों को पता चलता है कि विद्यालय में पढ़ाए गए संप्रत्यों को कितनी अच्छी तरीके से समझा गया है। जब कोई बच्चा अपने मित्र द्वारा बनाए गए अपने स्कूल के अहाते के नक्शे की प्रशंसा करते हैं तो उसे हम सहकर्मी आकलन कहते हैं। अध्यापक प्रत्येक बच्चे से उसकी अगली सीट पर बैठे सहपाठी के विशेष कौशल की सराहना करने के लिए कह सकता है।
तथा साथी के मूल्यांकन के रूप में उसे रिकॉर्ड करने के लिए भी कह सकता है। तो ये हो गया अपना सहकर्मी आकलन और ऊपर वाला अपना होगा स्व आकलन। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है, नक्शे और चित्र में बुनियादी अंतर क्या है स्पष्ट कीजिए। यूनिट नंबर आपका 5 में मिलेगा ये क्वेश्चन, नक्शे और चित्र में बुनियादी अंतर। अगला क्वेश्चन है रेटिंग स्केल का संक्षिप्त परिचय देते हुए, ठीक है, परिचय देते हुए इसकी उपयोगिता यानी इसके लाभ क्या है। तो रेटिंग स्केल देखिए, इसका इस्तेमाल विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए किया जाता है। समग्र रूप से तैयार रेटिंग स्केल एक अकेले काम के एक अंश का पूरा आकलन कर सकता है। इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। लाभ देखिए आप लोग, विकास के बहुत से पहलुओं का आकलन किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से और समूह में दोनों ही तरीकों से आकलन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आकलन अलग अलग समय अवधि के दौरान और भिन्न भिन्न पर्यावरणीय परिवेश में आकलन किया जा सकता है। बच्चे के प्रदर्शन ज्ञान के प्रमाण से प्राप्त रिकॉर्डों पर आधारित हो सकते हैं। 5वां है अतिरिक्त समय व्यवहार, रुचियों, चुनौतियों का बारीकी से अध्ययन आदि प्रतिमान शिक्षक के बारे में सार्वगर्भित तस्वीर प्रस्तुत करने में मदद मिलती है। क्लियर। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, संचित अभिलेख क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। संचित अभिलेख के बारे में सुनिए आप लोग, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 17वां, पर्यावरण संबंधी समसामयिक मुद्दों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पर्यावरण संबंधी कौन से समसामयिक यानी करंट से संबंधित मुद्दे हैं। जब से मानव अस्तित्व में आया है उसने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण का उपयोग किया। सीमित और न्याय उचित उपयोग से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, मानव की आवश्यकता बढ़ती चली गई। मानव के इन सब क्रियाकलापों के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है। संसाधनों की कमी, वन उन्मूलन, ऊर्जा, जल की कमी, प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत का अपक्ष, ये सब समस्या आने लग चुकी है। अब हम बात करेंगे आगे, इसमें पॉइंट है ऊर्जा संरक्षण। कैसे करेंगे आप लोग समसामयिक मुद्दों पर बात। पहला, ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की बचत करना, क्योंकि ऊर्जा की 1 यूनिट की बचत करके उसके 1 यूनिट के उत्पादन में कहीं बेहतर है। इसके अलावा ऊर्जा पैदा करने की अपेक्षा उसे बचाना ज़्यादा आसान है। उसके बाद है जल संरक्षण। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग बढ़ रही है। जीवन शैली में बदलाव आ रहा, जैसे वॉशिंग मशीन का उपयोग, कृषि, औद्योगिक गतिविधियाँ पानी की खपत को बढ़ा देती है। जल का सही उपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। अगला है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, अपशिष्ट का निस्तारण। क्या करेंगे आगे, अपशिष्ट का निस्तारण। अपशिष्ट के साथ सबसे बड़ी समस्या उसके उचित निस्तारण की होती है। शहरों में घनत्व बढ़ने के साथ साथ नगर पालिका कस्बे के प्राधिकरण को इसे काफ़ी दूर ले जाने और उसका निस्तारण करने की सुविधाएं प्रदान करती है। जहां पर ऐसी सुविधा नहीं होती, वहां के आसपास के घरों, ज़मीनों और जलाशयों में कूड़े का ढेर जैसा लग जाता है। अथवा में आपको क्वेश्चन रखना है भाई, पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित सामग्री का विस्तार कीजिए। ठीक है, विस्तार से क्या करना है, वर्णन करना है। यूनिट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से होने वाले रोग और कुपोषण का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन कीजिए। तो देखो, कुपोषण से होने वाले रोग बात करेंगे सबसे पहले। जैसे हम बात करते हैं, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, ठीक है ना। और उसके बाद विटामिन ए की कमी से टॉड स्किन रोग होता है, विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा रोग भी होता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, और लोहांश की मात्रा अगर कम हो जाती है शरीर में, आयरन की कमी के कारण रक्तहीनता आ जाती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो, ए की कमी से एक तो रतौंधी होता है और दूसरा होता है टॉड स्किन, बी की कमी से बेरी होता है और एक होता है पेलाग्रा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुपोषण का प्रभाव क्या होता है। व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, आयु व लंबाई के अनुपात में भार कम हो जाता है, व्यक्ति निस्तेज, दुबला पतला, कमज़ोर हो जाता है, त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है, शरीर में शक्ति का अभाव और शिथिलता आ जाती है, व्यक्ति का चेहरा पीला, सूखा और आंखें उदास हो जाती है। कई रोग हो जाने पर थकान शीघ्र अनुभव हो जाती है।
अब हम बात करते हैं कुपोषण को दूर करने के क्या उपचार है, क्या उपाय है। कुपोषण का मुख्य कारण अशिक्षा और अज्ञानता है। अतः बालकों में अभिभावकों को संतुलित भोजन तथा आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान कराते रहना चाहिए। रोगग्रस्त बालकों को चिकित्सक को दिखा करके उनके आहार के बारे में जानकारी देना चाहिए। विद्यालय में विश्राम तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, वहाँ उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन दिया जाए। विद्यालय में घर के पर्यावरण को स्वास्थ्यकारी भी बनाया जाए। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, इनके स्रोत और निस्तारण के उपायों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनिट नंबर 2 में आपको मिलेगा कि अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से स्रोत होते हैं कि जिससे अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं, और इसका अगर निराकरण किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रचनावादी सिद्धांत क्या है, विस्तार से समझाइए। रचनावादी सिद्धांत देखिए आप लोग। रचनावाद वह शब्द है जो दशकों से मानव वैज्ञानिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में 1-2 दशकों में यह प्रचलन में आया है। इसे रचनात्मकतावाद या निर्मितिवाद भी कहते हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो इसका मतलब है इस बात से है कि मस्तिष्क में ज्ञान और जानकारी किस प्रकार से भंडारित होती है। मस्तिष्क में कुछ भी वैसे ही दर्ज नहीं होता जैसे उसे अनुभव किया गया हो। यह तथ्य हमारी 5 इंद्रियों से प्राप्त हुए अनुभव के विषय में होता है, सच है। इस प्रकार रचनावादी सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि ज्ञान दी जाने वाली और सिखाई जाने वाली चीज़ नहीं है। इसे तो सीखने वाले अपने अनुभव और दूसरों के साथ रहने वाले परस्पर क्रियाओं के जरिए सीखते हैं। इस सोच के मुताबिक सीखने की प्रक्रिया के केंद्रों में सीखने वाला होता है। सीखना हमारे पूर्वाग्रहों, अनुभवों, समय और शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से प्रभावित होता है। सीखने वाले की उत्प्रेरणा इसमें अत्यंत ज़रूरी पहलू है। जब सीखने वाला सीखने के लिए प्रेरित होता है तो वह अपनी चाह और संकल्प की मदद से चुनिंदा जानकारी ग्रहण करता है, उसे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ढालता है। इस तरह की रचनावादी कक्षा में शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे महज ज्ञान देने वाले न होकर के एक मददगार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं और चरणों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, इसकी 4 अवस्था मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है हमारी संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी है पहली? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है हमारी, देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। तो ये सब की सब 4 अवस्थाएं हैं संज्ञानवादी विकास में, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतिम 20वां। निम्नलिखित में अंतर व्यक्त कीजिए। तो देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक आकलन क्या होता है, इसके बारे में हालांकि आप पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक आकलन। मौखिक व लिखित जांच औपचारिक आकलन में आते हैं। छात्रों को जांच के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाता है, क्या होता है? औपचारिक। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक आकलन। तो स्वाभाविक अनौपचारिक स्थिति में और बच्चों को बिना सूचित किए खेल के मैदान कक्षा में उनका अवलोकन कर व्यवहार देखा और लिखा जा सकता है, यही क्या है? अनौपचारिक आकलन है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेटिव आकलन और समेटिव आकलन। इन दोनों में अंतर देखो। फॉर्मेटिव आकलन क्या है? अध्यापक एक बालक को मधुमक्खियाँ तितर बितर करते देखता है। वह बालक से बात करता है और जानता है कि मधुमक्खियों से डरता है। अध्यापक ने मधुमक्खियों को परागकण में महत्व बताया। कक्षा में इस बारे में नाटिका भी प्रस्तुत करता है। बच्चों को संदेश मिला कि सभी जीव जंतु हमारे जीने की अधिकार रखते हैं, हमारी तरह जीने का अधिकार रखते हैं। यही फॉर्मेटिव आकलन है, जिसमें तत्काल फीडबैक के प्रश्न पोषण दिया जाता है। निदान के बाद उसका उपचार भी किया जाता है। अगला है समेटिव आकलन क्या है? इस प्रकार के आकलन में अध्यापक प्रश्न देता है। ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों ने मानव व पौधे जीवों के बीच संबंध समझा है या नहीं। लिखित जांच के साथ ही सामूहिक चर्चा भी की है। यही समेटिव आकलन कहलाता है, जिसमें अवधारणा, अभिवृत्ति और मूल्यों की परख की जाती है। ज्ञान व समझ में व्याप्त दूरी भी पता की जाती है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि आकलन के विभिन्न सूचकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी आपको याद रखना भाई। आकलन के विभिन्न सूचकों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपके अंतिम यूनिट में मिलेगा आपको, ठीक है भाई। चलिए अगले सेकंड मॉडल पेपर पर आते हैं। सेकंड मतलब प्रैक्टिस सेट पर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।